गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने हमारा पी ब्लॉक का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट वाले चैप्टर की तरफ। जो यूनिट 8 है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें पहले हम स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे आप पीरियड टेबल में देख पा रहे होंगे, ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये जो आप एस ब्लॉक और पी कार्बन तक आप 11th क्लास में देख चुके हैं। उसके बाद जो पोर्शन है वो पी ब्लॉक का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फैमिली, फ्लोरीन और इनर्ट गैसेस, ये अपन अभी देख चुके हैं। अब जो स्टार्ट होगा वो होगा डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। तो आइए देखते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। 3 से 12 तक के एलिमेंट्स को अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इसमें बेसिकली 3 सीरीज होती हैं। वैसे पीरियड टेबल में आपको 4 सीरीज, मतलब बेसिकली 4 पीरियड दिखते हैं। दीज आर कॉल्ड इंडिविजुअल पीरियड इज कॉल्ड अ सीरीज in case of transition or in case of d block element. So there are 3 main series, although there are 4, but main series are 3d series, which is scandium to zinc, 4d series which is yttrium to cadmium, yttrium element number 39 to cadmium, 5d series which is lanthanum to mercury, और 6d series which starts from actinium but it is still incomplete. That's why it is not of that much significant, क्योंकि ये अभी भी incomplete है। तो basically there are 3 main series: 3d series, 4d series, 5d series. 3d series is also called first transition series because we see the first transition element this series. This 4d series is called second transition series, and 5d series are called third transition series. So these are the 3 transition series. D block element are also called transition element. These are also called transition element. 11th class में अपन ने देखा है, because we are going to move from highly electropositive element to highly electronegative element, and these elements are working as a bridging agent between these two. That's why we call these elements are transition element. But आगे जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे एक और रीजन है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलने का, पर फिलहाल अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे, आगे देखेंगे अपन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। द एलिमेंट विच हैज incompletely filled d orbital either in its ground state or in its any oxidation state. या तो इनके पास ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, इनकम्प्लीटली खाली नहीं होना, वैकेंट नहीं होना, या फुल फिल्ड नहीं होना, वही एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। जैसे आपको आता है स्कैंडियम जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट को डी ब्लॉक बोला जाता है बिकॉज अब प्रोग्रेसिवली स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 N-1 D1, फिर या इसको 4s2 3d1 बोल दो, फिर स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम हो जाता है 4s2 3d2, इस तरह से। तो जिंक तक जब आप आते हैं, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d10। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 13 नंबर एलिमेंट जिंक। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाई जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि जिंक का ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल भी फुलफिल्ड है, और जिंक जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है वो होती है जिंक प्लस प्लस Zn++ एकमात्र ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसमें भी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s तो 0 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, और हो जाता है 3d10। तो 3d10 भी इसका डी ऑर्बिटल इस केस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी फुलफिल्ड है, पार्शियली फिल्ड नहीं है या इनकम्प्लीट नहीं है। तो इसीलिए जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑल्दो जिंक इज एन एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट में अंतर क्या है। तो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, ये ध्यान रखें। तो जिंक है, जिंक कैडमियम मरकरी, तीनों के साथ यही प्रॉब्लम होगी। इनमें किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी वो नहीं होगा, वेकेंट इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, इसीलिए ऑल दीज थ्री एलिमेंट्स आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जिनके पास जिनकी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो, इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। तो आइए डी ब्लॉक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज सच एज हाई malleability, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटालिक क्लस्चर भी होती है, विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी में ये सब चीज़ें उतने प्रोमिनेंट नहीं होती जितनी बाकी सभी मेटल में होती है। दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर एट नॉर्मल टेम्परेचर पर। नॉर्मल टेम्परेचर इनमें मेटालिक स्ट्रक्चर जो होती है, जैसे कोई क्यूबॉइडल शेप में इनकी क्रिस्टल जो पैकिंग है वो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होती है। तो ये सभी टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टी दिखा दे। तो आइए देखते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स के ट्रेंड्स कैसे हैं। तो सभी डी ब्लॉक का एनसीईआरटी में कर्व देखेंगे, फिगर 8.1, इसमें मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर ग्राफ प्लॉट किया है। इस ग्राफ में तीनों सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, इसको दिखाया है। तो आप देखेंगे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू, अच्छा इसका जनरलाइजेशन ये तो अपने को मालूम है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, एटम छोटा होता जाता है, दैट इज आयनिक रेडाई आल्सो डिक्रीजेस। तो जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो साइज छोटी होती जाती है, और अपन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एटम बिकम्स मोर लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड अपन ये देखते हैं। अच्छा एक और, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन जैसे अपन ने बोला NS 1 to 2 और N-1 D 1 to 10 होता है, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये NS और ये N-1 D ऑर्बिटल। तो जब जैसे आप स्कैंडियम से चालू करते हैं तो स्कैंडियम का होता है 4s2 3d1, फिर टाइटेनियम का 4s2 3d2, इस तरह से बढ़ता जाता है। तो जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो वी आर गोइंग टू इंक्रीज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं और दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट इन मेटालिक बॉन्डिंग। ये मेटालिक बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे। तो जितने ज्यादा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रोमियम हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में होते हैं। कितने क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन याद होगा आपको? 3d5 4s1 और 4s1 3d5। तो इसमें ज़्यादा होते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर हाईएस्ट है इस सीरीज में। पर उसके बाद मैंगनीज में होते हैं 4s2 3d5 4s2, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है। कायदे से इतना अंदर नहीं आना था, लेकिन एक्सेप्शनली मैंगनीज का लो हो जाता है। तो ये इस ग्रुप में मैंगनीज के नीचे जो टेक्नीशियम है और इन मैग्नीशियम के नीचे जो टेक्नीशियम है इसका भी होता है। तो ये एनामोली एक्सप्लेन नहीं की जा सकती कि ऐसा क्यों होता है। पर बाकी जनरलाइजेशन के व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और ये इंक्रीज होते हैं। ये कहाँ तक मैक्सिमम होते हैं? क्रोमियम तक। तो क्रोमियम तक तो बढ़ता है, लेकिन अगेन जब 5 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं पूरे ऑर्बिटल में तो यू स्टार्ट पेयरिंग। जब आप पेयरिंग स्टार्ट करते हैं तो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर कम होने लगती है। देन अगेन मेल्टिंग पॉइंट गोइंग टू स्टार्ट डिक्रीज। तो ये मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका कारण आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है कि मेल्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग में, सीरीज के स्टार्टिंग में तो क्रोमियम तक बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ N-1d इलेक्ट्रॉन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ NS इलेक्ट्रॉन। मतलब NS इलेक्ट्रॉन के साथ साथ NS इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे, लेकिन N-1d भी बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं। तो NS इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट, N-1d इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट के साथ रिस्पॉन्सिबल है इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए। और आप देख सकते हैं
पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल जो होती है, इनमें तो होती है 3D सीरीज में, लेकिन पीरियोडिक टेबल में है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल टंगस्टन, जिसका सिंबल है W। टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इन फिलामेंट ऑफ बल्ब बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो टंगस्टन और उसके अलावा यूज़ किए जाते हैं बल्ब के फिलामेंट में। बुक में आप देख सकते हैं टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा दे रखा है, तकरीबन 3000 केल्विन से भी ज़्यादा है, 3500 3300 केल्विन 3800 केल्विन समथिंग इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। सेम पैटर्न अपने को एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में भी देखने को मिलता है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मतलब बेसिकली एटोमाइजेशन होता है क्या, मैं बता दूं आपको कि बेसिकली वेपर बनाना है मेटल की, कि आप हर एक उस मेटल के हर एक एटम को इंडिपेंडेंट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो ये पॉसिबल है जब आप उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। सॉलिड से आपने लिक्विड किया, लिक्विड से आप वेपर फॉर्म में करते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का पैटर्न भी बिल्कुल लगभग सिमिलर है, क्योंकि आपको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन अटेन करने के लिए आपको होना जाना तो मेल्टिंग पॉइंट से ही पड़ेगा। तो आप पहले तो मेटल को पिघलाएंगे, पिघलाने के बाद आप उसको उतना गर्म करेंगे कि वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो उसका जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है उसका भी पैटर्न सेम यही है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ती है और ये क्रोमियम तक मैक्सिमम होती है, उसके बाद फिर ये घटने लगती है बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं। तो ये बेसिक रीजन है दोनों के पीछे। फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक मेन कैरेक्टर है, आप याद रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस पर। तो एटॉमिक एंड आयनिक साइज अपने को जैसे मालूम है कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो उसकी साइज क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है एटम की। पर ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर 3D सीरीज और 4D सीरीज के एलिमेंट की एटॉमिक साइजेस में अंतर है। मतलब कंजिक्यूटिव जो मेंबर है, टाइटेनियम जर्कोनियम को ले लो, मैंगनीज और टेक्नीशियम को ले लो, इनमें काफ़ी डिफरेंस है। मैंगनीज इज मच मोर लार्जर देन टेक्नीशियम। लेकिन 4D सीरीज और 5D सीरीज के मेंबर की रेडाई में, जैसे यहाँ पर 4D सीरीज और 5D सीरीज के मेंबर की रेडाई में, एटॉमिक रेडाई में कोई खास सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स देयर साइज इज सिमिलर। तो क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, जैसे सिमिलर रेडाई ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स ऑफ 4D सीरीज एंड 5D सीरीज इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं ये देखते हैं। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज being similar atomic radii of elements of 4D series and 5D series is called lengthenide contraction। अब ये क्यों होता है ये देखते हैं। क्या होता है जब आप, जैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ऑर्डर एनर्जी का अबाउ प्रिंसिपल याद होगा आपको। तो 1s2 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 4d तक 48 इलेक्ट्रॉन अपन भर चुके होते हैं जब आपका 4d कंप्लीट होता है, दैट इज कैडमियम। कैडमियम के बाद जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आप भरते हैं तो वो जाता है 5p। तो 5p में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे अगले, तो 49 से लेकर 54 जेनॉन तक यहाँ पर हो जाएगा 5p। उसके बाद जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो जाता है 6s में, दैट इज सीजियम और बेरियम का कॉन्फ़िगरेशन। तो 6s2 तक बेरियम। अब लेंथेनम जब आता है तो लेंथेनम से और उसके अगले 14 एलिमेंट जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो जाते हैं f में, 1 से लेके 14 तक। तो दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 14 तक होता है। फिर जब आप 57 से, ये 57 के बाद जो 58 नंबर 71 ल्यूटियम तक एलिमेंट जो रखे हैं यहाँ पर अलग सीरीज में रखे हैं, दैट इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। दैट इज वी आर गोइंग टू ट्रांजिट विद इन द ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद फिर जब आप नंबर 72 एलिमेंट तक आते हैं तो आपको मिलता है हाफियम, और हाफियम का कॉन्फ़िगरेशन फिर वही डी में 6s2 5d1 इस तरह से चलता रहता है। तो 5d1 5d2 5d2 इस 5d सीरीज की बात कर रहा है। तो क्या होता है, शील्डिंग का ऑर्डर अपन ने देखा है 11th क्लास में। शील्डिंग बेसिकली क्या होता है? शील्डिंग में आपको फिर से बताता हूँ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो इंटरमीडिएट जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है इंटरमीडिएट शेल के, वो एक कर्टन क्रिएट करते हैं और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स को कम कर देते हैं, ताकि जो फोर्स उस पर लगना चाहिए था वो उस पर लग नहीं पाता। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या था? उसका कॉन्सिक्वेंस यह होता है कि शील्डिंग, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग होने के कारण जो फोर्स लगना चाहिए था वो फोर्स नहीं लगता और एटम जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है और इसलिए एटम की साइज बड़ी हो जाती है।
तो अब क्या होता है, शील्डिंग का ऑर्डर देखा था कि शील्डिंग की पावर अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग एस करता है, उसके बाद पी, मतलब अगर एस इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व है बीच में तो वो बहुत ज़्यादा शील्डिंग करेगा, इसका मतलब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स बहुत ही कम होगा। पी उससे कम करता है, डी उससे कम करता है, और एफ की शील्डिंग सबसे पुअर है। दैट मीन्स एफ के केस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन सबसे पास में रहेगा। और वही बात यहाँ पर है कि जब आप 5D सीरीज पर होकर जाते हो तो आप पहली बार 4f ऑर्बिटल को भर के जाते हो, वहाँ पर फुलफिल करके आप 5D सीरीज तक जाते हैं, और 5D सीरीज तक आप जब जाएंगे तो 4f ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है, और 4f ऑर्बिटल में f ऑर्बिटल की शील्डिंग पुअर है, ये हम जानते हैं। पुअर शील्डिंग है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहुत पास में होगा न्यूक्लियस के। तो इसीलिए 5D की साइज कायदे से 5D होना यहाँ चाहिए था, क्योंकि जितना गैप इसमें उतना गैप उसी में मेंटेन होना था। लेकिन इस 4f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग के कारण ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला फोर्स है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो ज़्यादा होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो साइज क्या हो जाती है, छोटी। इसीलिए 4D एलिमेंट और 5D एलिमेंट्स की जो एटॉमिक रेडाई है या आयोनिक रेडाई है वो लगभग क्या होती है, सिमिलर। और इसके बीच में जो कारण है वो है बिकॉज लेंथेनॉइड्स, इनको सारे ऊपर के लेंथेनम और उसके बाद के 14 एलिमेंट को कलेक्टिवली लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है वो है एलिमेंट्स लेंथेनॉइड सीरीज के सारे एलिमेंट। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सिमिलर वे में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी, क्योंकि यहाँ पर फिर एक्टिनियम में भी आप फिर एफ ऑर्बिटल को भर के जाते हैं तो वहाँ पर फिर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, सिमिलर रेडा हो जाती है 4D और 5D की, और इतनी सिमिलर हो जाती है कि उन एलिमेंट को सेपरेट करना ही मुश्किल हो जाता है। आप 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, सॉरी 3D सीरीज 4D सीरीज और 5D सीरीज, जैसे जिरकोनियम और हाफनियम को सेपरेट करने के लिए आपको बहुत स्पेशल मेथड अपनाना पड़ती है, क्योंकि इनकी सिमिलर एटॉमिक रेडाई होने के कारण इनका सेपरेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के। तो आइए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली अपन जानते हैं, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता जा रहा है, तो नो डाउट लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। लेकिन कुछ उसमें एनामोलीज हैं, तो वो दीज एनामोलीज कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो आप जरा देखिए, आप बुक में जो टेबल है वो देखिए 8.2। तो उस 8.2 में आपको 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, नीचे लेफ्ट टू राइट जाने पर आप देख रहे होंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का केस देखिए, उसमें बढ़ती जा रही है, लेकिन आयरन से कोबाल्ट तक जाने में वापस कम होती है। तो हालांकि आयरन से कोबाल्ट तक जाने में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, पर जो एनामोली अपने को नोटिस करनी है वो क्रोमियम, मैंगनीज, इसमें भी कोई एनामोली नहीं है, जड़ती जा रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल 765। तो पहली सीरीज में कोई खास एनामोली नहीं है, भले ही आप आयरन से कोबाल्ट में जरा सा डिक्रीमेंट हो रहा है, तो वो दिस डिफरेंस कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। केवल जिंक की देखिए बहुत ज़्यादा, कॉपर की 745 है जबकि जिंक की सडनली 906 हो गई है। दिस इज बिकॉज ऑफ द जिंक हैज ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी पे करना पड़ती है। तो अब आइए सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आप हमेशा आप सब में से इलेक्ट्रॉन एक एक कम कर दीजिए, उसके बाद जो कॉन्फिगरेशन बचता है उससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4s खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 4s1, इन सभी का 4s1 है, यहाँ पर 0 हो जाएगा 4s, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अगर लिया जाएगा तो 4s से लिया जाएगा, और क्योंकि डिस्टेंट ऑर्बिटल जो है सबसे दूर ऑर्बिटल वो 4s है, देन उसके बाद 3D से लिया जाएगा। और मतलब ये डी ब्लॉक की खासियत है कि लेते टाइम भी इलेक्ट्रॉन 4s से सबसे पहले लिए जाएंगे और देते टाइम भी इलेक्ट्रॉन 4s में दिए जाएंगे, बिकॉज n+l रूल के हिसाब से 4s की एनर्जी कम है, इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी में पुट रखे जाएंगे। तो ये कॉन्फिगरेशन। तो अब आप देखेंगे कि जो 3d5 जिसका कॉन्फिगरेशन है सिर्फ 3d5, जैसे क्रोमियम का, तो क्रोमियम का 3d5 कॉन्फिगरेशन एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन है,
इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और कॉपर का जो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इन कॉन्फ़िगरेशन से अगर आपको अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए क्रोमियम के केस में आप देख रहे होंगे 1414 से डायरेक्ट 1592 हो गई है, और उसके बाद फिर मैंगनीज की 1509 हो गई है, क्योंकि अब 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ताकि ये 3d क्रोमियम जैसा हाफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करें तो आसानी से देगा, इसलिए मैंगनीज की घट जाती है। तो एनामोली क्रोमियम और कॉपर में है। कॉपर की आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी देखो 1958 हो गई है। और अगर तीसरे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो 4s के दूसरे इलेक्ट्रॉन भी चले गए। थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आप कहाँ से निकालेंगे? इनके केस में, इस केस में कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d4 और इस केस में हो गया 3d9। तो उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो पोजेस करेगा मैंगनीज की होगी, क्योंकि मैंगनीज के केस में आप 3d5 से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मैंगनीज की आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप देख रहे हैं एब्रप्टली ज़्यादा हो जाएगी, 3260 दी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और इसकी बात करें जिंक की सबसे हाईएस्ट होगी, क्योंकि अब आप इलेक्ट्रॉन जो निकालेंगे वो 3d10 से निकालेंगे तो ये 3829 समथिंग तक पहुँच गई है। तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का बेसिकली पैटर्न है। तो ये आप ध्यान रखें कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली इनके इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे के बेसिस पे एक्सप्लेन की जा सकती है। अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। थैंक यू।